आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आपको याद होगा कि पिछले होली के समय में यानी कि ये दिल्ली हाई कोर्ट के एक वो जस्टिस थे, जस्टिस आपको यशवंत वर्मा, और उनकी ये ल्यूटियंस ये दिल्ली में उनके रेजिडेंस पे उनकी अनुपस्थिति में वो कहीं वो छुट्टी में गए थे, यानी कि आपको ये घूमने फिरने के लिए। तो उनकी अनुपस्थिति में वहाँ पे उनके घर में यानी कि आग लग गई थी। तो उस आग को ये बुझाने के लिए आपको ये दिल्ली पुलिस और ये फायर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते हैं वहां पे वो पहुंचे थे। और आग बुझाने के ये क्रम में वहां ये नोटों का ये जाखिरा और ये कैश नोट्स यानी कि ये बोरियों में ये भर भर करके उनके यहां से ये मिले थे। और उसमें से यानी कि आग के दरमियान उसमें से ये कुछ नोट जो हैं वो ये जल गए थे और वो रोड पे यानी कि वो ये बिखरे हुए थे। और उस पूरे एपिसोड का ये दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने और यानी कि ये फायर डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों ने उसका ये वीडियो बनाया था। और वो सोशल मीडिया में यानी कि वो थोड़ा बहुत ये सर्कुलेट भी हुआ था। और उस टाइम में आनन फानन में ये चूंकि काफी एक वो बड़ा मामला था और ये जुडिशरी से वो जुड़ा हुआ वो मामला था। तो वैसी स्थिति में आनन फानन में उन सारे ये वीडियोस को हटवाए गए। लेकिन जब ये बात ये मीडिया में फैली है धीरे धीरे, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये प्रेशर भी पड़ा और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये एक व 3 सदस्यीय ये जांच कमेटी की ये घोषणा कर दी थी। और तब तक उनको यानी कि ये जस्टिस ये वर्मा को ये न्यायिक कार्यों से यानी कि आपको यानी कि अलग रखा गया, उनको ये मुक्त रखा गया था। और उनका ये ट्रांसफर जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये कर दिया गया था। और आपको याद होगा कि उस टाइम में जो इलाहाबाद की ये बार काउंसिल थी, तो उसने एक जबरदस्त यानी कि उनका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो अपॉइंटमेंट की गई थी ये फॉर द टाइम बीइंग, उसका ये जबरदस्त ये विरोध हुआ था वहां के ये बार काउंसिल के द्वारा। खैर उसके बाद से ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बनाया गया ये जांच आयोग था, उसकी रिपोर्ट आई। हालांकि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन उसमें से ये एक मतलब ये यानी कि छन छन करके ये बात आई थी कि शायद उनको इंडिक्ट ये किया गया है, मतलब उनको ये दोषी ये माना गया था। ये एक बहुत बड़ा ये केस है जो कि यानी हायर जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड वो केस है। और उसके बाद से ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जांच समिति की जो रिपोर्ट थी और इसके साथ साथ यानी कि ये जस्टिस ये वर्मा से उनका जो स्पष्टीकरण था, उनके ऊपर जो यानी कि आरोप लगाए गए थे या जो ये जांच समिति की जो रिपोर्ट थी उसके आलोक में जो उनका स्पष्टीकरण था, इन दोनों ही रिपोर्ट्स को यानी कि एक तो इनका स्पष्टीकरण और दूसरा जो ये जांच आयोग की रिपोर्ट थी उसको ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये फॉरवर्ड कर दिया ये प्राइम मिनिस्टर के पास और ये प्रेसिडेंट के पास। यानी कि एक प्रकार से जो ये गेंद है वो एग्जीक्यूटिव के ये पाले में ये फेंक दी गई कि इसके ऊपर वो उचित ये कार्यवाही करे। अब हम लोग आज के वीडियो में ये 2 इश्यूज के ऊपर हम लोग ये चर्चा करने जा रहे हैं कि एक तो भारतवर्ष की ये जुडिशरी जिसको कि हमेशा से और खास करके हायर जुडिशरी जिसको कि हमेशा से ये पब्लिक आइज में यानी कि बहुत ही सम्मान हासिल है और देश की ये सामान्य जनता जो है वो हायर जुडिशरी के ऊपर ये विश्वास करती है। तो किसी ये जज के यहां इतने ये भारी अमाउंट में ये कैश का मिलना ये कहीं ना कहीं से
एक बहुत ही हाई लेवल के ये करप्शन की तरफ वो इशारा वो करता है, जो कि यानी कि जुडिशरी के ऊपर, हायर जुडिशरी के ऊपर एक प्रकार का ये प्रश्न चिन्ह होता है। तो किस प्रकार से जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना भारतवर्ष का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें यह जरूरी है, इसके ऊपर हम लोग ये चर्चा करेंगे। और दूसरी चर्चा इस पे होगी, जो कि एक बहुत ही एक बार टेक्निकल चर्चा है, कि भारतवर्ष में हायर जुडिशरी के मेंबर्स को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये जजेस को हटाना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है। आखिर ऐसा ये क्यों है, और इससे संबंधित जो संवैधानिक जो ये प्रावधान है वो आपको ये क्या क्या है। तो हम लोग बात करते हैं पहले ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की। हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष या किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो वहां की जुडिशरी होती है उसका निष्पक्ष रहना, यानी कि उसका एक वह पूरी तरीके से निष्पक्ष रहना और इफेक्टिव रहना, ये डेमोक्रेसी के ये फंक्शनिंग के लिए काफी ये जरूरी हो जाती है। और भारतवर्ष एक ऐसा देश है, हम लोगों के यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये डेमोक्रेसी है। इसका ये अर्थ है कि हमारे देश के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। हमारे देश का जो सर्वोच्च कानून है वो हमारे देश का संविधान है, और संविधान के प्रावधानों के हिसाब से ही जितनी भी ये व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, जो भी स्टेट का एपरेटस काम कर रहा है हमारे देश के अंदर, या जो भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस ये संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही वो चलाए जा सकते हैं। तो देश जो है वो संविधान के हिसाब से वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या संविधान के हिसाब से जो हमारी पूरी जो स्टेट की मशीनरी है वो फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, इस चीज को इंश्योर करने का अधिकार या इस चीज को ये देखने का अधिकार जो है ये जुडिशरी को दिया गया है। और जुडिशरी ही वो इंस्टीट्यूशन है। हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी के ये 3 पिलर्स होते हैं। एक वह पार्लियामेंट है, यानी कि व्यवस्थापिका है, यानी कि लेजिस्लेचर। दूसरा एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका, यानी कि सरकार। और तीसरी जो संस्था है वो आपको ये जुडिशरी है, यानी कि न्यायपालिका है। तो यानी कि सारी संस्थाएं, और खास करके ये सरकार जो है, यानी कि ये गवर्नमेंट जो है, यानी कि जिसके के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, वो यानी कि संविधान के हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या जितने भी स्टेट फंक्शंस ये संचालित किए जा रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हमारे देश के अंदर, वो संविधान सम्मत वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज को इंश्योर करने की जो जिम्मेवारी है वो जुडिशरी को ये सौंपी गई है हमारे ये संविधान के द्वारा ही। तो इतनी ये महत्व भूमिका और इतने इंपॉर्टेंट कार्य को ये सौंपा गया है, तो हमारी ये जुडिशरी का निष्पक्ष रहना और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस से ये मुक्त रहना, इसको इंश्योर करना ये काफी ये जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ये जुडिशरी जो है वो सरकार के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा अगर वो कहीं से वो ये दबाव अगर ये महसूस कर रही है, या किसी भी प्रकार से अगर उनके ये फंक्शनिंग में अगर इंटरफेरेंस किया जा रहा है इन संस्थाओं के द्वारा, तो फिर वैसी स्थिति में जो जुडिशरी की जो सूचिता होती है या जुडिशरी का जो इफेक्टिवनेस है, हमारे यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये डेमोक्रेसी को रन कराने के लिए या उसकी जो निष्पक्षता है ये कहीं ना कहीं से ये प्रभावित हो जाएगी। तो इसीलिए ये आपको ये भारतीय ये संविधान में कुछ ऐसे ये प्रावधान किए गए हैं जिन ये प्रावधानों के हिसाब से ही जुडिशरी के किसी मेंबर को, हायर जुडिशरी के किसी मेंबर को, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस को हटाया जा सकता है।
और संविधान के द्वारा जो ये आपको यानी कि जो ये प्रक्रिया जो निर्धारित की गई है वो इतनी ये आपको रिगरस है, ये दुरूह है कि सामान्य परिस्थितियों में ऐसा ये सोचा भी नहीं जा सकता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ये जज को बहुत ही आसानी के साथ ये हटाया जा सके। तो उनके ये टेन्यूर की यानी कि स्वतंत्रता है, उनके अपने पोस्ट से ये रिमूव करने में यानी कि किसी की ये मनमानी नहीं चलती है। और दूसरी एक चीज है कि उनको उसी ये प्रावधानों के हिसाब से ही हटाया जा सकता है, उन ये प्रोसेसेस को अपना करके ही हटाया जा सकता है जिसका कि वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है। और ऐसा इसलिए है कि जुडिशरी की ये स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित ये किया जा सके। तो हम लोग ये दूसरे सेक्शन में इस चीज को देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन कौन से ये प्रावधान है या किस आर्टिकल्स के तहत इनको ये डील किया गया है, जिसको कि ये टेक्निकली बोला जाता है कि इम्पीचमेंट ऑफ द ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये जजेस। यानी कि ये जजेस वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, उनको अपने ये पद से हटाने की जो ये प्रक्रिया होती है उसको महाभियोग की संज्ञा दी जाती है, उसको इम्पीचमेंट ये बोला जाता है। तो उसकी ये प्रक्रिया क्या है? तो ये जो दूसरा पार्ट है हम लोगों के ये वीडियो का, ये आपको एक यानी एजुकेटिव पार्ट है। आपको ये बताने की ये कोशिश हो रही है कि भारतवर्ष में हायर जुडिशरी के मेंबर्स को हटाना यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये जजेस को हटाना ये कितना ये दुष्कर कार्य है। तो भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124(4) और 5 यानी कि अनुच्छेद 124 और सब आर्टिकल ये 4 और 5 और इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये 217 और 218 में यानी कि 217 और 218 में इस चीज की ये व्यवस्था ये की गई है या इस बारे में ये प्रावधान ये किया गया है कि किस प्रकार से हायर जो जुडिशरी है यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये जजेस को हटाया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये जजेस इंक्वायरी एक्ट ये 1968 यानी कि ये जजेस इंक्वायरी एक्ट ये 1968 ये जो कानून है इसके भी ये प्रावधान इसमें ये सम्मिलित होते हैं। और इन सारे यानी आर्टिकल 124 आपको यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस को हटाने के लिए और आर्टिकल 124 का सब आर्टिकल 4 और 5 और हाई कोर्ट के ये जजेस को हटाने के लिए ये 217 यानी अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद ये 218 की जो यानी कि ये प्रावधान है उनके हिसाब से ही हटाया जा सकता है। मतलब इन्हीं आर्टिकल्स में जो जजेस के इम्पीचमेंट के ये प्रोसेस का ये वर्णन जो है वो किया गया है। और इसके साथ साथ यानी कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के प्रावधान भी इस्तेमाल में आते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट के आपको यानी कि हाई कोर्ट के ये जजेस को उनके पद से हटाने के लिए। और ये प्रोसेस जो है ये काफी ये रिगरस है, काफी ये दुरूह है। इतनी आसानी के साथ इन जजेस को हटाया नहीं जा सकता है। और इसमें अगर यानी कि ये प्रोसेस की बात की जाए तो ये फर्स्ट स्टेप में कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के ये किसी भी जज या हाई कोर्ट के ये किसी भी ये जज को अगर हटाना हो तो उससे संबंधित जो प्रस्ताव है ये प्रस्ताव ये लोकसभा या राज्यसभा में उसे ये प्रस्तुत किया जा सकता है जो संबंधित यानी कि जो अध्यक्ष है या चेयर है उनकी ये सहमति से। यानी कि मान लीजिए कि अगर ये लोकसभा में इससे संबंधित अगर ये प्रस्ताव को लाया जा रहा है
तो एक तो उसमें ये राइडर है कि लोकसभा के कम से कम ये 100 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए उस ये प्रस्ताव के ऊपर, और उस ये प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा के स्पीकर के पास, और ये स्पीकर का ये प्रेरोगेटिव है, उसका यानी कि उसका विशेषाधिकार है कि वो उस ये प्रस्ताव को ये स्वीकार करे या ना करे। और अगर मान लीजिए कि इससे संबंधित यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ये जजेस को हटाने से संबंधित अगर प्रस्ताव जो है अगर वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो राज्यसभा के ये कम से कम ये 50 मेंबर्स का सिग्नेचर जो है उस ये प्रस्ताव पे होना चाहिए। और जो राज्यसभा के जो ये चेयरमैन हैं, यानी कि वो आपको उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, तो उनकी ये सहमति होनी चाहिए। तो उसके बाद से मतलब यानी कि फर्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ये जजेस को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव है वो लोकसभा या राज्यसभा ये कहीं पे भी ये प्रस्तुत ये किया जा सकता है, और जिस भी सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है उसके चेयरमैन के द्वारा या उसके अध्यक्ष के द्वारा या स्पीकर के द्वारा अगर ये लोकसभा है तो उसका अप्रूवल होना चाहिए। उसके बाद से अप्रूवल ये मिलने के पश्चात अगर वो अप्रूवल ये मिल जाती है, उसके बाद से ये 3 सदस्यीय एक इंक्वायरी कमेटी का गठन ये किया जाता है, और जिसमें कि आपको ये जो इंक्वायरी ये कमेटी होगी इसका जो यानी कि जो इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन है या इसका जो ये गठन है वो स्पीकर के द्वारा या राज्यसभा के ये चेयरमैन के द्वारा ये किया जाता है। और उस इंक्वायरी कमेटी में ये 3 मेंबर्स होते हैं। एक आपको यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस, या अगर चीफ जस्टिस उपलब्ध नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट के कोई ये जज सीनियर मोस्ट, और उसमें ये किसी हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस वो दूसरे सदस्य होते हैं, और तीसरे जो सदस्य होते हैं वो कोई इमिनेंट या ज्यूरिस्ट होते हैं, यानी कि कोई ये प्रसिद्ध ये कानूनवेता जिसको कि कानून की जानकारी हो वो उसके ये मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। और ये जो इंक्वायरी कमेटी है एक प्रकार से समझिए ये ट्रायल कोर्ट के रूप में ये काम करता है। अब यानी कि एक चीज इसको भी समझिए कि किसी भी ये जज को यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ये जज को केवल ये 2 आधारों पे ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, और वो आधार जो है एक तो है ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी कि ये प्रमाणित ये दुर्व्यवहार, इंग्लिश में बोलते ये प्रूव्ड ये मिसबिहेवियर, और दूसरा जो आधार हो सकता है वो है आपको इनकैपेसिटी यानी असक्षमता। यही 2 आधार हैं, यानी कि ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यही 2 आधार हैं जिन आधारों पे हायर जुडिशरी के यानी मेंबर्स को यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ये जजेस को हटाया जा सकता है। अब जो इंक्वायरी कमेटी जो यानी कि ये बनती है ये 3 सदस्यीय, अब जो ये जजेस के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की वो ये जांच पड़ताल करती है। एक प्रकार से समझिए कि वो ये ट्रायल ये कोर्ट के रूप में वो काम करती है, और उसके बाद से जो भी ये संबंधित ये जज हैं उनको भी अपनी ये बात रखने का ये मौका ये दिया जाता है। वो किसी भी ये विटनेस को ये कॉल कर सकती है, मतलब वो पूरी तरीके से वो जांच पड़ताल करती है कि जो भी ये संबंधित ये जज हैं उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप ये सही है कि नहीं सही है। उसके बाद से ये जांच कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट वो ये सौंपती है, और अगर उस ये रिपोर्ट में अगर उन सारे आरोपों को ये आपको ये सही पाया जाता है, और अगर उसमें ये रिकमेंडेशन होती है या अगर इसमें इस चीज को डिसिसिवली
यानी कि यह प्रूवन होता है कि हां उस जज ने कोई मिसकंडक्ट किया है या वो किसी प्रकार से उसकी असक्षमता है जुडिशियल कार्यों को करने के लिए, तो फिर ये जो आपको उसकी ये फाइंडिंग्स होती हैं, ये दोनों ही ये सदनों में जाती हैं ये वोटिंग के लिए। और दोनों ही सदनों में यानी कि लोकसभा और ये राज्यसभा में ये अलग अलग आपको या तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, यानी कि जो भी आपको ये सदस्य संख्या है उसका 51% जो है उतने ये मेजोरिटी से उसका आपको अप्रूवल होना चाहिए, या जितने भी सदस्य ये मौजूद हैं और ये वोटिंग कर रहे हैं उसका ये 2/3 ही होना चाहिए। यानी कि 2/3 ये मेजोरिटी से वो जो ये संबंधित ये प्रस्ताव है वो दोनों ही सदनों से अलग अलग ये पास होना चाहिए। यानी कि लोकसभा ने भी पास कर दिया आपको, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से, और ये राज्यसभा ने भी ये पास कर दिया स्पेशल मेजोरिटी से। उसके बाद से ये एड्रेस यानी कि दिया जाता है फिर से, यानी कि उस ये संबंधित जज के रिमूवल के लिए ये लिखा जाता है राष्ट्रपति को। और ये राष्ट्रपति महोदय जो हैं या राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो उसके बाद से वो अपना ऑर्डर वो जारी करते हैं, और जिस ऑर्डर के ये प्रावधानों के हिसाब से ये संबंधित ये जज का यानी कि उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ये दुरूहतम ये प्रोसेस है। एक तो किसी जज को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव है अगर वो लोकसभा में आ रहा है तो उस ये प्रस्ताव पे ही आपको यानी कि 100 एमपीज का सिग्नेचर चाहिए और फिर स्पीकर का अप्रूवल चाहिए। उसके बाद से अगर मान लीजिए कि राज्यसभा में वो प्रस्ताव आ रहा है तो उस पे ये कम से कम राज्यसभा के ये 50 एमपीज का उसका अप्रूवल चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और ये राज्यसभा के ये चेयरमैन का अप्रूवल चाहिए। उसके बाद से ये जांच कमेटी ये गठित होती है जो कि एक प्रकार की जुडिशियल स्क्रूटनी है। फिर उस ये जांच कमेटी उस जज के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन सारे आरोपों की वो जांच पड़ताल करती है। फिर जो जांच कमेटी की रिपोर्ट होती है उसके आलोक में दोनों सदनों से यानी कि लोकसभा से और ये राज्यसभा से ये प्रस्ताव जो है वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये पास होना चाहिए, यानी कि या तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से यानी 51% ये मेजोरिटी से पास हो, या जितने भी ये सदस्य ये मौजूद हैं और ये वोटिंग कर रहे हैं उसके ये 2/3 यानी मेजोरिटी से आपको ये प्रस्ताव ये पास होना चाहिए। उसके बाद से वो प्रस्ताव जो है वो जाएगा राष्ट्रपति के पास उस ये संबंधित जज को हटाने से संबंधित, और फिर जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, राष्ट्रपति जब ऑर्डर निकाल देते हैं तो उसके बाद उस जज को हटाया जा सकता है उसके ये पद से। तो ये इतना ये रिगरस ये प्रोसेस है, ये आसान नहीं है। और इस पूरे प्रोसेस को इसलिए ये रिगरस बनाया गया है, इतना ये दुरूहतम ये बनाया गया है, जिससे कि जो हायर जुडिशरी है, हायर जुडिशरी की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को ये बनाई रखी जा सके, और जिससे कि हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, जो ये प्रजातांत्रिक जो हमारा देश है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये चल रहा है, तो उसमें ये सारी चीजें जो है वो ये कानून सम्मत या संविधान सम्मत ये ढंग से ही हो। अब इसमें भी आप देख लीजिए कि जो ये जुडिशरी अगर किसी जज के ऊपर मान लीजिए कि ये चार्ज ये फ्रेम हो गया या उसको हटाने से संबंधित अगर ये प्रस्ताव अगर ये ला भी दिया गया, अगर मान लीजिए कि वो ये प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई, लेकिन अगर वो इन बिटवीन
यानी कि उस ये प्रोसीडिंग्स के ये मध्य में ही अगर वो जज जो है अगर वो अपना इस्तीफा दे देता है, तो फिर उसके ऊपर जो भी ये जांच चल रही है, जो भी ये प्रोसीडिंग्स चल रही है उसको हटाने की, यानी उसको इम्पीच करने की जो भी ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो स्वतः अपने आप ये रुक जाती हैं। लेकिन उसके जो रिटायरमेंट ये बेनिफिट्स हैं, यानी कि वो संबंधित जो ये जज है उसके जो रिटायरमेंट ये बेनिफिट्स हैं या जो दूसरे अन्य ये पर्क्स जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, यानी कि वो ये बने रहेंगे। सारे उसके रिटायरमेंट ये बेनिफिट्स जो हैं ये आपको यानी कि ये बने रहते हैं। और इस चीज के ऊपर ये बहुतों बार ये सवाल उठाया गया है कि ये हमारे सिस्टम में एक लूप होल है और डिफरेंट यानी इमिनेंट ये ज्यूरिस्ट के द्वारा या हमारे देश के जो शिक्षाविद हैं, जो कानूनविद हैं या जो सीजन्ड या पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके द्वारा इसको उठाया गया है इस मामले को कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये पूरा का पूरा जो इम्पीचमेंट ये प्रोसेस जो है उसका ये एक लूप होल है। क्योंकि ऐसी स्थिति में ये जजेस जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी से ये बच जाते हैं और उनके ऊपर ये ज्यादा से ज्यादा वो सोचते हैं कि ये पद से ही जा रहे हैं, लेकिन जो रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स तो उनको ये मिलते हैं। तो खैर ये सब सारे प्रावधान इसलिए ये दिए गए हैं और इनको इतना रिगरस इसलिए बनाया गया है कि जुडिशरी की जो ये स्वतंत्रता और निष्पक्षता है वो ये बनी रहे। लेकिन हम लोगों को इन चीजों को ये देखना होगा कि आखिर ये कहीं ना कहीं से ये कोई ना कोई ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए हमारे देश के अंदर जो कि हायर जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी को वो फिक्स करे, क्योंकि ऐसे नहीं काम चलने वाला है। ये एक बहुत बड़ा मामला था ये जस्टिस यशवंत यानी कि वर्मा वाले केस में। इतने ही भारी मात्रा में ये कैश का मिलना ये एक ही तरफ इशारा करता है कि उनके द्वारा ये करप्ट ये प्रैक्टिसेस ये कहीं ना कहीं हुई हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये चीज ये डिनाई की गई, इस चीज को ये बोला गया कि मतलब कि वो पैसा हमारा नहीं है और वो जो हमारे घर के जिस पार्ट में वो सब सारा ये पैसा मिला है उस पार्ट में हम लोग ये रहते भी नहीं हैं। तो खैर ये सब सारी चीजें स्पष्टीकरण हो सकती हैं, एक अच्छी स्पष्टीकरण हो सकती हैं, लेकिन ये कोई भी जो एक यानी समझदार व्यक्ति है वो अच्छी तरीके से इन चीजों को ये समझ सकता है कि इतनी ये भारी मात्रा में ये कैश का मिलना ये किस तरफ ये इशारा करता है। तो यानी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का ये प्रश्न जो है ये काफी ये महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके तरफ हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति ये महोदय ने भी ये समय समय पे, हालांकि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ही सही, उन्होंने इस तरफ इशारा भी किया है। और यहां देखिए कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति के साथ या किसी सरकारी अधिकारी के साथ या किसी मंत्री के साथ अगर ऐसी बात हो जाती, उसके घर से अगर इतने ये भारी अमाउंट में अगर ये कैश मिलता, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति ये क्या हो जाती। उसके ऊपर इमीडिएटली ये यानी एफआईआर ये लॉन्च होती और भिन्न भिन्न प्रकार की जो ये जांच एजेंसियां हैं, वो सीबीआई है या आपको ईडी है, ये सब सारी ये जांच एजेंसियां उसके ये पीछे पड़ जाती। और अगर वो व्यक्ति अगर वो अपोजिशन से अगर वो रिलेटेड होता तो आज के समय में तो उसके लिए तो एक ही ये जगह होती कि जेल। लेकिन जो जुडिशियरी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये प्रोटेक्शन दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल ये प्रोटेक्शन जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है, अगर उस ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जो है अगर वो किसी प्रकार की ये करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए अगर वो हो रही हैं, तो फिर ये चिंता का विषय है। और जुडिशरी को भी अपने आप में और हायर जुडिशरी को अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, उसको ये देखने और सोचने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पावर करप्ट्स
एन एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी कि ये पावर जो है उसकी ये प्रकृति होती है कि वो आपको ये करप्ट बनाता है, ये व्यक्ति को या संस्थाओं को। और अगर किसी को एब्सोल्यूट पावर मिल जाए तो वो उस व्यक्ति या संस्था को एब्सोल्यूटली वो ये करप्ट बना देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ये शील्ड का इस्तेमाल करके और यानी कि अपने ये पावर को इस प्रकार से एक्सरसाइज करना, क्योंकि इस मामले में हम लोगों ने देखा कि जो संबंधित ये जज है उनके ऊपर एक एफआईआर भी नहीं हो सकी है, जांच की बात तो ये दूर है। तो क्या हम लोग आशा करें कि जुडिशरी इन मामलों में, यानी हायर जुडिशरी जो है जिसके के ऊपर यानी सामान्य जनता का विश्वास है, तो क्या हायर जुडिशरी इस मामले में यह स्वतः वो संज्ञान लेगी और क्या वो ऐसा एक मैकेनिज्म वो डेवलप करेगी अपने सिस्टम में जिससे कि अगर ये सब सारे प्रकार के अगर कोई इंसिडेंट्स होते हैं तो उसको इफेक्टिवली ये निपटा जा सके। क्योंकि यानी कि डेमोक्रेसी में जो जुडिशरी है ये आशा की ये किरण है, और अगर आशा की किरण अगर ये धूमिल पड़ने लगे ये सामान्य जनता की नजरों में, तो फिर आपको डेमोक्रेसी के ऊपर से ये विश्वास उठने लगेगा और कानून का जो शासन होता है उसके ऊपर से ये विश्वास उठने लगेगा, और इसका एक बहुत बड़ा ये खामियाजा जो है इस पूरे देश को उठाना पड़ेगा। तो लास्ट में यही सवाल उठता है कि ठीक है कि ये चीफ जस्टिस महोदय ने जो गेंद है वो सरकार के पाले में फेंक दी है, तो क्या सरकार आगे आने वाले ये पार्लियामेंट के ये सेशन में क्या जो ये संबंधित ये जज हैं उनको इम्पीच करने से रिलेटेड क्या कोई वो ये प्रस्ताव लाने जा रही है, या सरकार इस बारे में ऐसा कुछ एक्शन लेगी जिससे कि संबंधित ये जज को हटाया जा सके, या अगर उनके ऊपर ये गलत आरोप लगे हैं तो फिर वो आरोप ये क्यों लगे हैं, वो पैसा ये किसका था, क्यों उतने अमाउंट में ये पैसा जो है वो वहां पे होल्ड करके रखा गया था, क्या इसके बारे में कोई जांच दल ये बैठाया जाएगा और उसकी रिपोर्ट क्या ये देश के सामने आ पाएगी। क्योंकि अगर ये भारतवर्ष में ये जजेस के इम्पीचमेंट के अगर इतिहास को देखा जाए तो आपको जान करके हैरानी होगी कि कुछ मामले आए हैं, 7-8-9 मामले आए हैं देश के अंदर, और एक भी मामले में अभी तक एक भी ये जज को, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट के ये जज को, अभी तक भारतवर्ष में इम्पीच नहीं किया जा सका है। एक भी इम्पीचमेंट जो है ये भारतवर्ष के, स्वतंत्र भारतवर्ष के इतिहास में ये नहीं हुआ है। तो ये एक रेकनर है और हम लोगों को ये सजग रहने की जरूरत है, और जो भी ये संस्थाएं हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हमारे देश के अंदर ये काम कर रही हैं और जिनको कि ये संविधान को ये प्रोटेक्ट रखने की और उसको ये प्रिजर्व रखने की महत ये जिम्मेवारी है जिनके ऊपर, उन संस्थाओं को रिस्पॉन्सिबल मैनर में ये काम ये करने की आवश्यकता है, जिससे कि सामान्य जनता का विश्वास जो है वो ये बना रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो ये पसंद आया होगा। अगले दिन हम लोग एक और इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आपके सामने यानी कि ये फिर से प्रस्तुत होंगे, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत यानी कि ये धन्यवाद, हमारी तरफ से बहुत बहुत ये धन्यवाद।